हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं। आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं? मस्त हैं? तंदुरुस्त हैं? पढ़ाई अच्छा से चल रही है ना आपकी? कोई टेंशन तो ना है दिल में? देखिए, दिल में अगर टेंशन है तो कहिए कि जाए पेंशन लेने, हमको कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, नौकरी लग जाएगी। उसके बाद बोलना कि टेंशन आ रहे। नौकरी के बाद खुद हम लोग टेंशन लाते हैं, डोल बाजा बाराती के साथ और नागिन डांस नाचते हुए लाते हैं कि हे माननीय हमारी धर्म पत्नी जी, आइए हमको खुशी दीजिए। ये कब हो सकता है रे कि बर्तन, दो बर्तन एक ही जगह रहे, आपस में कभी लड़ के आवाज ना करे? संभव ही ना है, संभव ही ना है। तुम रोज अगर घी का दिया भी जला दोगे ना तो एक ना एक दिन वैसा होगा। ठीक है, चलो अध्याय नंबर देखते हैं। अध्याय नंबर का नाम है, अध्याय नंबर 5 है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में हमको किस चैप्टर में, अध्याय में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जियोग्राफी। आज जियोग्राफी में आज अध्याय नंबर 5 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 5 पढ़ना है। ठीक है, यानी कि प्रकृति के बारे में जान लीजिए। किसी भी देश को अगर बढ़िया से या पूरा पृथ्वी को अगर बचाए रखना है तब प्राकृतिक वनस्पति और इसमें जितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं सबका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। पूरा विश्व में पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए 33% वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन भारत में 21.7% ही क्या है? वन आच्छादित क्षेत्र है। यानी कुछ राज्य में बहुत सारे वन है, कुछ राज्य में तो बने नहीं है, कुछ राज्य में तो पूरा बने नहीं है। ठीक है, कुछ राज्य में जैसे राजस्थान के पश्चिमी हिस्सा में देखिएगा कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। तब भारत में वर्षा के और स्थान और ऊंचाई के आधार पर वनों को विभिन्न प्रकार में भी बांटा गया। जैसे जो पर्वत पर होए उसे पर्वतीय वन कहते हैं। ठीक है, जो शीत ऋतु में होते हैं उसे कभी कभी शंकुधारी वन भी कहा जाता है। ये इस तरीका से बन रहते हैं, इस तरीका से बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसे बर्फ पड़ेगा तो धीरे से बर्फ नीचे निकल जाएगा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा वर्षा जहां पर होता है उसे सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन का मतलब होता है कि इसकी जो पत्तियां होती है बहुत चौड़ी होती है। क्या होती है? उसकी पत्तियां होती है बहुत चौड़ी होती है। कुछ कंटीले पेड़ पौधे होते हैं जिसकी जड़ें बहुत नीचे होती है, लेकिन उसमें पत्तियां एकदम छोटी छोटी होती है। पत्ती क्या होती है? छोटी छोटी, जैसे नागफनी, कैक्टस, ये सब क्या होते हैं? तो यह कंटीली झाड़ियां होते हैं जो राजस्थान में, गुजरात में और पश्चिमी यूपी में इस कुल क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, ये सब क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, वनस्पति का पुनः अगर निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है तो वह स्वतः वनस्पति कहलाता है। जैसे हम लोगों ने काम किया कि कहीं पे जंगल है उसको काटा, काटने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, तब पुनः क्या हो जाता है? पेड़ पौधे वहां पे उग जाते हैं, पेड़ पौधे वहां पे उग जाते हैं। यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार के 17 मेगा जो है भैया जैव विविधता क्षेत्र है। अब वर्तमान में तो 18 हो गए। ठीक है, भारत में 18 जो है जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में 47,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती है और 90,000 से ज्यादा जो पाए जाते हैं वो एक क्या पाई जाती है? तो जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, बस यही बात लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक ना, चलिएगा लिखते चलिएगा। देखिए, भारत में 18 जैव विविधता क्षेत्र है, क्षेत्र है। ठीक है, भारत में 18 जैव विविधता क्षेत्र है। भारत में 47,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां हैं। पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखिएगा। भारत में 90,000 से ज्यादा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, 90,000 से ज्यादा, 90,000 से ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या होती है? जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। एक बात याद रखना। ठीक है, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21.6% ही 21
0.7% लिख लिए। 7% ही क्या है, वन आवरण क्षेत्र है। लिखिएगा भारत में भारत में वन आवरण क्षेत्र 21.76% है। ये शायद 2021 में जनगणना हुआ था। कब हुआ था ये? वन रिपोर्ट शायद 2021 का चल रहा है, हो सकता है। सबसे ज्यादा अगर वन कहेगा कहाँ है तो कह दीजिए सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में है। और सबसे परसेंटेज में पूछ देगा तो कह दीजिएगा कि मिजोरम में है। दोनों बातें मुंह से निकला हुआ है, लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों बातें मुंह से लिखना हुआ है, लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिएगा कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लायक है, ठीक है। कल एक फ्लोरा शब्द जो होता है, लिखिए वनस्पति जो विशुद्ध रूप से भारतीय है, आस्थानिक या स्वदेशी प्रजाति के रूप में जानिए। अच्छा लिखिए, हेडिंग लिखिए आस्थानिक, स्थानिक स्थानिक या स्वदेशी स्वदेशी। अच्छा स्थानिक या स्वदेशी किसे कहते हैं? लिखिएगा जो जो खुद के देश में हो, यानी कि भारत में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो हमारे लिए स्वदेशी होंगे, और क्या होंगे तो वो हमारे लिए भैया आस्थानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन भारत से बाहर वाले जो पेड़ पौधे मिलते हैं उसे विदेशी पौधे कहते हैं विदेशी पौधा कहा जाता है। लिखिए कि फ्लोरा एक शब्द का अर्थ होता है, एक फ्लोरा लिखिएगा, फ्लोरा, एक फ्लोरा शब्द आपको देखने को मिलेगा, फ्लोरा। फ्लोरा के बारे में लिख लीजिएगा, क्या लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा फ्लोरा शब्द का अर्थ, फ्लोरा का अर्थ है पौधा पौधों की प्रजातियां और फौना का मतलब पशु प्रजातियां हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूंगा आप लोगों से। ये फ्लोरा का मतलब होता है पौधों की प्रजातियां, और फौना का मतलब होता है पशु प्रजातियां। ये आपसे पूछेगा, क्या है ये आपसे पूछेगा, ठीक है। अब अगला आपको मैं बताऊं तो वनस्पति था वन्य प्राणियों में विविधता के कारण क्या होते हैं तो भूमि, क्या होते हैं भूमि, क्या होते हैं भूमि। अगला थोड़ा देखें, हेडिंग क्या है, प्राकृतिक मिट्टी। मिट्टी से पहले एक बात लिख लीजिएगा, मिट्टी से पहले यहाँ पे बात लिखिएगा एक, लिखिए वनस्पति तथा वन्य जीव प्राणियों में विविधता के कारण, हेडिंग है। यानी कह रहा है कि वनस्पति तथा वन्य जीव जो प्राणी हैं उन्हें विविधता कारण क्या होता है तो सबसे पहले आता है भूमि। भूमि की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करते हुए उपजाऊ भूमि आमतौर पर जितने उपजाऊ भूमि होती, थोड़ा सा हमको 1 मिनट का समय दीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है दोस्त, ठीक है। कहाँ चला गया है वो? चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे पहले अगर मैं हेडिंग डालना चाहूं तो हेडिंग डाल लीजिएगा भूमि। क्या डालेंगे? भूमि। भूमि के बारे में लिखिएगा, भूमि भूमि की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है। दूसरा लिखिएगा उपजाऊ भूमि
आमतौर पर कृषि कृषि के लिए उपजाऊ होता है। क्या होती है? कृषि के लिए उपजाऊ होती है। जो आपकी जमीन होती है विभिन्न प्रकार के जमीनों पर भी निर्भर करता है। ये बात आप लोग को भी जानना चाहिए, आप लोग को भी ये बात जानना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, अगला में अगर मैं कहूँ तो मिट्टी, आखिर में मिट्टी क्या होती है? तो आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। जलोढ़ पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद रेतीली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद शुष्क मिट्टी पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से मिट्टियों का प्रकार कितना होता है? चार। कौन कौन होता है? सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग होता है, खादर और बांगर। उसके बाद काली मिट्टी के कई नाम से जानते हैं, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, बेसाल्टी मिट्टी कहते हैं, जो ज्वालामुखी मुखी द्वारा निर्मित मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाता है, पानी से भीग जाती है तो पीली दिखाई देती है, पीली मिट्टी भी कहा जाता है। और लेटराइट मिट्टी किसे कहा जाता है? तो यह केरल के तट पे पाई जाती है, इसे निच्छलन मृदा भी कहा जाता है। क्या? निच्छलन मृदा भी कहा जाता है। तो भारत में विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की मिट्टियां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए आधार प्रदान करती है। तो लिख लीजिएगा, भारत में विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की मिट्टियां मिट्टियां विभिन्न प्रकार के वनस्पति के लिए उपयोगी होती है। क्या होती है? उपयोगी होती है। लिखिएगा, गहराई वाले मिट्टियों में मिट्टियों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कैक्टस और कंटीली झाड़ियाँ का समर्थन करती है, जबकि गीली दलदली डेल्टाई मिट्टी में क्या होती है? तो मैंग्रोव और डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। तो लिख लीजिएगा डायरेक्ट यहाँ पर, लिखिएगा, मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मन डेल्टा वाला क्षेत्र में जो मिट्टी पाए डेल्टा वाला क्षेत्र में जो पाया जाता है वो कौन? मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगर कह देगा कि कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, कंटीली, तो लिखिए कंटीली झाड़ियाँ राजस्थान के रेतीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के रेतीले क्षेत्र में पाया जाता है। एक बात याद रखना है, ठीक ना, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं आपके जहन में होगा, ये सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको तो बताना ही ना पड़ेगा। आप वहाँ ये थोड़े कह सकते हैं कि हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है तापमान। आप जानते हैं कि तापमान पर भी भारत की वनस्पतियां आधारित होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान में कंटीली झाड़ियां पाई जाएगी, लेकिन वहीं तापमान कम होता है कहाँ? जम्मू और कश्मीर लद्दाख में, तो वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। लेकिन यही दक्षिणी भारत में जो होता है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। जितना भी तापमान बढ़ जाए वहाँ पे सदाबहार वन ही पाए जाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पे बारिश होगी, और वहाँ पे बारिश होगी तो वहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियां चौड़ी होना चाहिए, और जिस पेड़ पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है उसे सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख लीजिएगा, लिखिए, इसी के बारे में लिखा रहा हूँ, लिखिए, हिमालय हिमालय की ढलानों पर और 915 मीटर ऊंचाई
ऊंचाई से ऊपर प्रायद्वीप की ऊंचाई से प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर, जो अभी बताए हैं ये वाला, ये ये नीचे वाला हिस्सा को प्रायद्वीप कहते हैं। पहाड़ियों पर तापमान तापमान में गिरावट वनस्पति के प्रकार, वनस्पति के प्रकार और इसकी वृद्धि वृद्धि को प्रभावित करती है। और इसे उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पति में वनस्पति में बदलती है। क्या करती है? सिंपल सा बात ये कह रहा है कि तापमान में अगर आप वृद्धि कर देते हैं, तापमान में किसी प्रकार का अगर आप वृद्धि कर देते हैं, तापमान में वृद्धि करने के बाद यदि ऊंचाई में वृद्धि हो जाता है तो वहां के पेड़ पौधों में क्या हो सकता है? बदलाव देखने को मिलता है। एक आपको हम श्रेणी दिखा रहे हैं, अभी अभी एक श्रेणी दिखा रहे हैं, उसको देखिएगा। इस तरीका से है। वनस्पति खंड, औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में, जनवरी में औसत तापमान और टिप्पणी इस पे क्या हो जाता है। ठीक है। उष्ण उष्ण कटिबंधीय माने उष्ण जो होते हैं वो कौन कितना डिग्री, तब 20 डिग्री से अगर अधिक होगा तो उष्ण हो जाएगा। जनवरी में तापमान 18 से अधिक, कोई पाला नहीं, माने ठंडा होना कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है। उपोष्ण में क्या होता है? 17 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कब? वार्षिक हमेशा के लिए है, लेकिन जनवरी में क्या? 10 से 18। पाला कभी कभी होता है, मानी यानी कभी कभी ठंडा पड़ जाता है। शीतोष्ण में क्या होता है? 7 से 17 औसत होता है, लेकिन -1 से क्या? -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है जनवरी में। कभी पाला कभी बर्फ, यानी कि यह ऊपर वाला क्षेत्र में लद्दाख जम्मू कश्मीर में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में, तो वहां देखने को मिलेगा। अल्पाइन क्या होता है? 7 से कम, लेकिन -1 से कम, और क्या? हमेशा क्या पड़ता है? बर्फ पड़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे एक ही सवाल कहे कि बताइए कि हमें उपोष्ण क्षेत्र में औसतन तापमान कितना रहता है, तो 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री कहेगा। शीतोष्ण में 7 से लेकर 17। ठीक है। अल्पाइन में 7 से कम होता है, यही आपसे पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की मात्रा, अच्छा, सूर्य की प्रकाश की मात्रा अगर आप लोगों से कहेगा तो ये किस पर निर्भर करती है, ये बात आपको जानना चाहिए। ठीक है। आप जानते हैं कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम का महत्व रखता है। ठीक है। हीलियम का महत्व रखता है, लेकिन सूर्य की रोशनी का जो गुणागणित लगाया गया है भूगोल वेताओं के द्वारा, यह अंशांशों के आधार पर लगाया गया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा सूर्य रहता है, सूर्य की किरणें चमकती है। इसके बाहर न जाती, इसके बाहर तिरछा पड़ती है, मैंने कर्क रेखा के बाहर भी तिरछा, मकर रेखा के बाहर भी तिरछा। ठीक है। ध्रुवों पर इतना तिरछा पहुंचती है कि 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। ठीक ना? इतना बात अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। सूर्य की प्रकाश की जो लंबी जो अवधि होती है, अवधि के कारण जो होता है वो क्या होता है? गर्मियों में पेड़ तेजी से बढ़ते हैं, यानी कि जून और जुलाई में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उस समय पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है। लिखिएगा, लिखिए विभिन्न कह रहा है कि विभिन्न स्थानों सूर्य के प्रकाश की अवधि अवधि में भिन्नता
भिन्नता किसके किसके कारण देखने को मिलता है? भिन्नता जो देखने को मिलता है ऊंचाई, ऊंचाई के बाद मौसम, मौसम के बाद दिन की अवधि में, और दिन की अवधि में अंतर, दिन की अवधि में अंतर के कारण है। यानी सिंपल सा बात रहा कह, इसका कहने का मतलब होता है कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के आपके तापमान देखने को मिलता है। ऊंचाई पर भी देखने को मिलेगा, खूब गर्मी कितना भी ना हो, लेकिन आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में चले जाइए आपको ठंडा का अनुभव होगा, यानी कि ऊंचाई उसमें है। कभी कभी क्या होता है कि उसमें अंशांश भी होता है, अंशांश में कर्क रेखा और मकर रेखा भी होता है। ये भिन्नता ऊंचाई, ऊंचाई के साथ साथ प्लस यहाँ पे अंशांश लिख लीजिएगा। अंशांश में होता है क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यह 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री जो होता है वो कर्क रेखा होता है, जो नीचे होता है 23.5 डिग्री वो क्या होता है? मकर रेखा। और सूर्य हमेशा इसी पे चमकता रहता है, इसी के बीच में। तो ये पता, इसके ऊपर जब जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा? रोशनी तिरछा पड़ेगी, इसके नीचे भी जाएंगे तो रोशनी तिरछा पड़ेगी। ठीक है, तो इस अवधि में इस प्रकार के कारण में अंशांश ऊंचाई और दिन के तापमान पर भी निर्भर करता है। दिन का तापमान हार्ड है, दिन का तापमान हार्ड है, तो समझिए कि वहां पे बहुत सारी आर्द्रता की मात्राएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आर्द्रता की मात्राएं क्या हो जाती है दोस्त? बढ़ जाती है। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, लिखना चाहें तो लिखिए। सूर्य के प्रकाश, प्रकाश की लंबी अवधि, अवधि के कारण गर्मियों में पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। यानी कि गर्मी में पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के क्रम में मैं क्या करूंगा? वर्षा यानी जल की आवश्यकता। तो आप जानते हैं कि पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में आपके कंटीले वन पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां छोटी होती है। अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं जिसकी पत्तियां क्या होती है? चौड़ी होती है। ठीक है, लिखिएगा, कम वर्षा वाले कम वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र में कम सघन वनस्पति पाई जाती है। ज्यादा वर्षा वाली क्षेत्र में सघन समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कहने का इसका तात्पर्य है कि जब सबसे कम जहां वर्षा होगा वहां वनों की संख्या कम होगी, तो पास पास वन नहीं होंगे। कहीं यहाँ एक दिखेगा तो एक दिखेगा वहां पे पटना जंक्शन पे नहीं तो गांधी मैदान दिखेगा, तो उस क्षेत्र में नहीं होगा। लेकिन आप देख लीजिएगा कि अगर अमेजन के जंगल में आप जाएंगे तो अमेजन के जंगल में इतना खतरनाक तरीका से है कि वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? तो वहां पर आपको सूर्य की रोशनी सतह पर पहुंचते हुए दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का महत्व। मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल देता हूं, उसको लिख लीजिएगा। प्राकृतिक वनस्पति का महत्व, प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करता है, मृदा के कटाव की जांच करता है, धारा प्रवाह को विनियमित करता है, विभिन्न उद्योगों जैसे लकड़ी और खाद्य उद्योग का समर्थन करता है, कई समुदायों को आजीविका प्रदान करते हैं। ठीक, कई मनोरंजन के लिए आदर्शनीय दृश्य पेश करता है, वन्य जीवन को आश्रय प्रदान करता है। बस इतना ही लिख लीजिए, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ना है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ना है। लाभ है तो लाभ अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, लाभ है तो क्या कर सकते हैं दोस्त? मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसके बारे में बस इतना ही है। अब है पारिस्थितिकी तंत्र। एक मैं बात बता देता हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, समझ लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे, ठीक है, सभी लोग मिलकर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करें जो एक दूसरे पर जीवित रह सके। यानी कि सभी पौधों और जानवरों का जीवन जटिल रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है, वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्या कहता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र सबके लिए समान होता है, सभी लोग इसमें मिलकर रहते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ चील कौवा भी है, नीचे मछली भी है, ऊपर पेड़ पौधे भी है। इसी क्षेत्र को मैं कह सकता हूँ पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कह सकता हूँ? पारिस्थितिकी तंत्र कह सकता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखिएगा सभी पौधों लिखिएगा, सभी पौधों और जानवरों का जीवन जटिल है। क्या है? जटिल रूप से ये कह रहा है कि परस्पर जुड़े रहते हैं, परस्पर जुड़े रहते हैं, ये तो मैं जानता हूं, ठीक है। वे जटिल तरीके से एक दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे पर वो आश्रित भी रहते हैं जटिल तरीका से। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है तो मछली नहीं है। मछली होना जरूरी है, लेकिन मछली को खाने वाला इंसान भी रहना जरूरी है, ठीक ना। जटिल तरीके से क्या है बाबू? कहाँ है? जटिल तरीके से अपने अस्तित्व माने भविष्य को, अस्तित्व का मतलब होता है अपना भविष्य, अस्तित्व के लिए माने अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर हैं या निर्भरता इनकी बनी रहती है, ठीक है। अंतर निर्भरता की इस जटिल प्रणाली को ही एक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसी को ही, अब लिख लिया, मैं बोल देता हूं, इसी जटिल प्रक्रिया को ही मैं बोलता हूं, इसी जटिल प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। एक बात याद रखना, ठीक ना। चलिएगा, अगला हेडिंग क्या है ये देख लेते हैं। अब कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या क्या हैं। तब पारिस्थितिकी तंत्र के क्या कार्य होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है? यह आवास्थिति है हमारे किसी भी क्षेत्र को बनाए रखता है, एक दूसरे को निर्भरता को सुचारू रूप से चलाए रखता है, जीवन प्रणालियों का समर्थन करता है और स्थिरता प्रदान करता है। यानी कि मछली की संख्या उतना ही न घट जाए जिससे कि हम लोग खा के खत्म कर दें, और इतना ही न बढ़ जाए कि सारे समुद्र के पेड़ पौधे ही खा के वो खत्म कर दे, ठीक है। इतना भी जरूरी है। व्हेल मछली की संख्या कम है इसलिए छोटी मछलियां जीवित हैं। यदि व्हेल मछलियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो छोटी मछली को मार के खा जाएंगी, और व्हेल को हम लोग खाते ना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर जंगल ज्यादा बढ़ जाएगा तो समझिए कि हम लोग कहीं पे खेती नहीं कर पाएंगे। तो जंगल को स्थिर रखने के लिए, उसको खाने के लिए हिरन शाकाहारी जानवर खा लेते हैं, और शाकाहारी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो सारे जंगल को खा जाएंगे, तो फिर क्या खाएंगे? तो इसीलिए शेर को रखा गया कि शेर भी खाएगा। तो याद रखिएगा, ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे की संख्या बहुत डिपेंड करती है, बहुत मायने रखती है, बहुत निर्भर करती है, बहुत क्या करती है? निर्भर करती है, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, सभी सभी आवश्यक सभी आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है
जीवन प्रणालियों जीवन प्रणालियों का समर्थन करता है। समर्थन करता है। स्थिरता बनाए रखता है। क्या करता है दोस्त? स्थिरता क्या करता है? बनाए रखता है। यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के चक्रण के लिए भी जिम्मेदार है। लिखिएगा। यह जैविक और अजैविक, जैविक और क्या कह रहा है? अजैविक कह रहा है। अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों चक्रण के लिए भी जिम्मेवार है। जिम्मेवार है, जिम्मेवार का मतलब है कि जिम्मेदार है। क्या है? यह जिम्मेवार है। ठीक है। एक और बात इसके बारे में जान लीजिएगा कि यह पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पौष्टिकता स्तर के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह जीव मंडल के माध्यम से खनिजों को चक्रित करता है। क्या करता है? यह मंडल जीव मंडल की सहायता से यह जीव मंडल की क्या करता है? जीव मंडल के माध्यम से, लिखिए, खनिजों को चक्रित करता है। जीव मंडल की सहायता से खनिजों का चक्रित करता है, मन बनाता है। क्या करता है? चक्रित करता है। क्या करता है? चक्रित करता है। ठीक है। अजैविक घटक कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में मदद करते हैं, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान शामिल होता है। ठीक है। अजैविक जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं? मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, लिखिएगा। अजैविक घटक कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में मदद करता है। मदद करता है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान शामिल होता है, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान क्या होता है? आदान प्रदान शामिल होता है, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है। चलिए, इतना हो गया, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत ना है। स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते ये क्षेत्र जो है न भैया, जो ये क्षेत्र जो है, आगे जब बढ़ेंगे आप लोग तो इसका एक अलग से अध्याय ही मिल जाता है, जिसको पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आइए, जब आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। और दूसरा मैं कहता हूँ, सीटेट का एग्जाम में जब बैठिएगा ना तो आपको थाहे लगा देता है कि कैसा कैसा क्या है, कैसा कैसा नहीं है। ठीक है। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति होते हैं, जीव जंतु के साथ पृथ्वी पर एक बड़े पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या कहते हैं? बायोम के रूप में जाना जाता है। क्या? यानी कि सारे जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, फलाना ठिकाना वनस्पति और पृथ्वी पर मिला के जितने अवशिष्ट पदार्थ हैं, सबको अगर मिला दिए जाए तो उस प्रकार के क्षेत्र को बायोम क्षेत्र भी कहा जाता है। कहता है बायोम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है।
तो कहते सर पेड़ पौधे नाले फलाना ठिकाना पहाड़ वहाड़ सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो कहेंगे जी और इससे कोई दिक्कत ना है। तो इसका सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा में लिखिएगा कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति, अगर ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ना दिखता तो एक बात सुनिए, मैं बोल तो रहा हूं ना, ये तो बात सुन लेंगे ना आप, ठीक है। वनस्पति, विभिन्न प्रकार की वनस्पति और पशु जीवन पशु जीवन के साथ पृथ्वी पर एक बड़े, जो बोले हैं वही लिख रहे हैं, एक बड़े, सोच सोच के लिखाना पड़ता है ना, मान लीजिए कहीं गलती हो जाएगा तो। की तंत्र को बायोम कहते हैं। बायोम के रूप में बायोम के रूप में जाना जाता है। क्या किया जाता है? बायोम के रूप में जाना जाता है। एक बात याद रखना है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि जी सर समझ में आ रहा है, ठीक है, बोर नहीं ना हो रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी है, थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है, लेकिन याद रखना है अब आप लोग मिच्योर इंसान हो गए हैं, तो आपको हंसी मजाक से ज़्यादा अपने जिंदगी पर ध्यान देना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, किस तरीके से पढ़ के आपको आगे जाना है, ठीक है। मजाक में केवल जिंदगी बर्बाद हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ लाखों लोग रहते हैं पढ़ने वाले, जहाँ लाख लोग हैं, तो उसमें से कम 1,500 तो रिजल्ट दे ही देगा ना, हो 300 रिजल्ट दे देगा, क्योंकि सारे के सारे लोग तो टीचरों के पढ़ाने पर डिपेंड थोड़े होते हैं। आजकल के लोग इतने होशियार हो गए हैं कि यूट्यूब पर जितना भी फ्री चीज मिल रहा है सबको देख रहे हैं, ठीक है। अब वो कहना भी चाहिए, मिल रहा है अवसर तो लूट लीजिए, ठीक है। मिल रहा है अवसर तो लूट लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाएंगे, ठीक है। ये पहला इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में लिखिएगा कि बायोम 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 की पहचान पौधों के आधार पर की जाती है। यानी कि वह क्षेत्र बायोम क्षेत्र है कि नहीं, उसमें अगर मुझे कहना होगा तो किसके आधार पे कहेंगे, तो वहां पे वनस्पति के आधार यानी कि पौधों के आधार पर उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, हम बढ़िया से डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका नामकरण कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ठीक है दोस्त। ये कलर क्या इस पे दिख रहा है क्या, ये कलर? हाँ दिख तो रहा है। चलिए अगला स्टेटमेंट लिखिएगा, किसी क्षेत्र की जलवायु और भूगोल यह निर्धारित करते हैं क्या करते हैं, यह निर्धारित करते ना है, करता है। यह निर्धारित करता है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार का बायोम क्षेत्र है,
किस प्रकार का बायोम क्षेत्र है या किस प्रकार का बायोम मौजूद हो सकता है। प्रत्येक बायोम में कई पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनके समुदाय ने जलवायु और बायोम के अंदर के वातावरण में छोटे अंतर के लिए अनुकूलित किया है। इतना ही लिख लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ना है, इतना से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका ये दोनों स्टेटमेंट का क्या है, ये गुणधर्म है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में भी याद रखना है कि पेड़ पौधे के आधार पर ही बायोम क्षेत्र की गणना की जा सकती है कि नहीं है। ठीक है, आगे अगर मैं देखूंगा आगे अगला, तो ये देखिए कह रहे कि वनस्पति के प्रकार। अच्छा, वनस्पति के प्रकार हम हाथ से लिखने से अच्छा हमको लगा कि यही हो जाएगा, कुछ टाइम भी आपका बच जाएगा। ठीक है, हमारे देश में 5 प्रमुख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कितना? 5 प्रमुख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, उन्हीं का नाम बस लिखना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हो पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं कहाँ? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और कुछ असम और मेघालय के क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो कर्क रेखा के ऊपर पाए जाते हैं मध्य भारत वाले क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पर्वतीय वन जो होते हैं हमारे जहां जहां पर्वत होंगे वहां पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मैग्रोव वन जो पाए जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में, यानी कि जो भी नदी डेल्टा बनाती है वहां पे, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं मैग्रोव वन की ही पाए जाते हैं। एक बात याद रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा चित्र है वनस्पतियों के प्रकार में, यहाँ लिखा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और ये पश्चिम बंगाल और ये पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, नागालैंड, मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम बताए थे कि बीच वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जहां जहां पर्वत होगा, तो पर्वत जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब मैग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे? तो मैग्रोव वन उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसी क्षेत्र में जहां पे डेल्टा होगा। तो देखो यहाँ सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ महानदी वाला डेल्टा है, यहाँ कृष्णा गोदावरी वाला डेल्टा है, तो इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन माने कि गुजरात का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, यूपी का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा में, पंजाब में, ये सब क्षेत्र में जो पाए जाते हैं कौन? तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या मैग्रोव वन पाए जाते हैं। एक बात याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ाइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ाइए, तबे ना समझ में आएगा। तो मैं कहूंगा कि जी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक छोटे से शुष्क मौसम के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। लिखिएगा यह 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है। क्या होती है? इन पौधों की जो पत्तियां होती है वो चौड़ी होती है। यहाँ पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर तक पहुंच सकती है। यानी कि लिखिएगा यहाँ पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। कितना? पौधों की जो ऊंचाई होती है लमसम में 60 मीटर होती है। महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं यहाँ पे जीव जो पाए जाते हैं हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण। लिखिएगा जीव, जीव जंतु में क्या लिखेंगे? हाथी, लैमूर,
हाथी, लेमुर लिख लीजिएगा, बंदर लिख लीजिएगा, लिखना चाहे तो हिरण लिख लीजिएगा, बंदर भी इसी के अंतर्गत आता है, बंदर। बंदर के बाद हिरण लिख लीजिएगा। ये जो प्रमुख जीव हैं, क्या हैं? प्रमुख जीव हैं। प्रमुख जीवों के बारे में अगर कुछ और बातें करूं तो यहाँ पे कुछ बातें मुख्य रूप से लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, लिखिएगा महत्वपूर्ण वनस्पति। इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, बस यही लिखिएगा। एबोनी, एबोनी के बाद महोगनी, ये सवाल पूछा जाता है। महोगनी के बाद शीशम, सी आहेंग स फिर शीशम। शीशम के बाद रबड़ के पेड़ भी पाए जाते हैं, रबड़। और सिनकोना से तो आप परिचित हो ना, मलेरिया की दवा सिनकोना, सिनकोना से है ना मलेरिया की दवा, सिनकोना से तो आप लोग परिचित होंगे ही होंगे, परिचित होंगे ही होंगे। ठीक है। राज्य की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा कुछ राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के में पाए जाते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इससे ज्यादा आपको लिखने की ना पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। अब कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यह हमारे जो होते हैं हमारे छोटे छोटे क्षेत्र में पाए जाते हैं, मध्य भारत में पाए जाते हैं। किस भारत में पाए जाते हैं? मध्य भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यही वन में पाया जाता है। मध्य भारत की मैं बात करूं तो मध्य भारत में यही सारे वन पाए जाते हैं। ठीक है, यही सारे वन पाए जाते हैं। ठीक है, लिखिए, लिखना चाहें तो लिखिए, लिखिए पेड़, पेड़ गर्मियों में, गर्मियों के दौरान 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी कि ये जो उष्ण पर्णपाती जो वन होते हैं ये क्या करते हैं? अपनी पत्ती गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बसंत ऋतु चलता है, उस समय भारत में बारिश नहीं होती है। आप जानते हैं कि ठंडी के दिनों में भारत में बारिश नहीं होगी ना, ठंडी में होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं होगी। तो ये पत्तियों में अगर पानी, पत्ती रहेगी पेड़ पौधे की, तो पत्तियां क्या करती है? पानी सोकर सब बाहर निकाल देगी, स्राव कर देगी, तो पेड़ क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। ठीक है, भारत में सबसे व्यापक और 70 से 70 के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो लिखिएगा यह भारत में, यह भारत में 70 सेंटीमीटर से अगर मैं कहूं से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, एक और बात लिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण पौधे, महत्वपूर्ण पौधे लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण वनस्पति, महत्वपूर्ण वनस्पति माने कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर होगी, यही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और यही लिख लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे में अगर सबसे पहले मैं कहूँगा सागौन, बहुत महंगा लकड़ी होती है सागौन, सागौन बहुत मजबूत होती है। सागौन के बाद बांस, बांस के बाद साल वृक्ष, ये वही साल वृक्ष है, ये वही साल वृक्ष है जहां पर महावीर स्वामी का, इसी के किनारे, इसी के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष क्या हुआ? साल वृक्ष। साल वृक्ष के बाद अगर मैं कहूँ तो शीशम, शीशम है। शीशम के बाद चंदन है, चंदन है, अभिनंदन है, या मेरे भैया के शादी में आपका स्वागत, अभिनंदन है। खैर, कुसुम, अर्जुन, खैर हो गया, कुसुम हो गया, कुसुम के बाद अर्जुन हो गया, अर्जुन के बाद सहतूत हो गया। मैं जानता हूं कि आपसे याद नहीं होगा, मैं ये 100% जानता हूं कि आपको से याद नहीं होगा, लेकिन मेरा काम है, अगर मैं इतना नहीं करूंगा तो फिर बाद में कुछ लोग होंगे, कम से कम इसमें हमको लग रहा है कि 7-8 लाख लोग से कम लोग नहीं होंगे। तो 7-8 लाख लोग में कोई तो बंदा होगा जो बढ़िया से पढ़ना चाहता हो। तो मैं एक एक लाइन क्या करता हूँ, एक एक लाइन में लिखाता हूँ, ताकि कोई भी बंदा को अगर पढ़ने वाला बंदा हो तो उसमें ये छूटे ना। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कंटीले वन और झाड़ियाँ, ओ हो ओ माय गॉड, कंटीले वन और झाड़ियाँ। तो लिख लीजिएगा 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो लिखिएगा ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। राज्य लिखना चाहें तो लिख लीजिए राजस्थान, गुजरात पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक ना, लिख लीजिएगा लिखना चाहें। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी हिस्सा में, अधिकतर पश्चिमी हिस्सा में पाया जाता है, पूर्वोत्तर में भी पाया जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ कह दे, ठीक, छत्तीसगढ़ कह दे। तो लिखिएगा राज्य लिखना चाहें तो लिखिएगा राज्य में गुजरात, जीटी मतलब गुजरात, राजस्थान, यूपी में पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, इसमें कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी है, छत्तीसगढ़ इत्यादि में ये बीमारी पाया जाता है। ये बीमारी ऐसे ही है, इस बीमारी से बचना है। क्या करना है, बचना है। अच्छा, महत्वपूर्ण वनस्पति कौन हो जाएगी, तो पॉम, जैसे कि पॉम ऑयल का देखें, खजूर देख लीजिए, पॉम ऑयल हो, खरूज हो गया, खजूर हो गया, नारियल हो गया, नारियल नहीं खजूर हो सकता है, नारियल नहीं, ठीक है। बबूल हो गया, नागफनी हो गया, लिख लीजिए। महत्वपूर्ण पौधे लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण झाड़ियां में लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिएगा पॉम, लिखिएगा, काकेसिया लिखिएगा, ककीर लिखिएगा, बबुल लिखिएगा और नागफनी लिखिएगा। हम केवल बबुल और नागफनी लिख देते हैं। बबुल, नागफनी, पाम, खजूर। खजूर भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर जानवर की मैं बात करूं तो वही है, लोमड़ी है, भेड़िया है, बाघ है, शेर है। जानवर अगर कहेंगे तो लिख लीजिएगा, एक लोमड़ी हो जाएगी, बड़ी चतुर होती है लोमड़ी, कहा जाता है कि। लोमड़ी के बाद एगो शेर हो जाएगा, हाथी हो जाएगी, हाथी के बाद हिरण भी हो जाएगा, हिरण के बाद बाघ भी हो जाएगा। बस इतना लिख लिया, जानवर जानवर होते हैं। जानवर ज्यादा जानवर को लिखेंगे तो घोड़ा लिख लीजिएगा, गधा लिख लीजिएगा, ठीक है, जंगली गधा लिख लीजिएगा, भेड़िया लिख लीजिएगा। क्या मतलब है इतना जानवर लिखने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अब कह रहा है कि वनस्पतियों के प्रकार में अगला हेडिंग है आपका पर्वतीय वन। अच्छा, जो पर्वत पे पाए जाते हैं उसे पर्वतीय वन कहते हैं। सिंपल, पर्वत पे पाए जाने वाले क्या कहते हैं, पर्वतीय वन कहा जाता है। इसी के अलावा और क्या जानेंगे, पर्वत पे पाए जाने वाले पर्वतीय वन। आप पर्वत की ऊंचाई इतना होता है, कम से कम कोई पर्वत आप देखते हैं 5000 से ऊपर भी ऊपर होते हैं, 5000 से नीचे भी होते हैं। तो इसमें भी अगर जो पाए जाते हैं पर्वतीय वन ही पाए जाते हैं। एक बात याद रखना है, पर्वतीय वन के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखिएगा, यह 3 प्रकार के पर्वतीय वन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पहला हो गया आर्द्र, आर्द्र आर्द्र शीतोष्ण वन, दूसरा अगर मैं कहूं शीतोष्ण वन, केवल शीतोष्ण वन। चौथा अल्पाइन वनस्पति, सॉरी तीसरा अल्पाइन वनस्पति। ठीक है, यह 3 प्रकार के, मैंने आर्द्र शीतोष्ण वन और अल्पाइन वन। क्या है, अल्पाइन वन होते हैं, याद रखना है, ठीक है, इतना जरूरी है, ठीक है। और इसके बारे में और लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए लिखना ही है, एनसीईआरटी कहती है कि मुख्य पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। जो ये अल्पाइन जो वनस्पति होती है ना बाबू, जो अल्पाइन जो ये वनस्पति होती है, क्या करती है, अल्पाइन वनस्पति जो होती है 3600 मीटर से अधिक अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखना है भैया, एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है। सिल्वर का नाम सुने होंगे, सिल्वर फिर नारे, सिल्वर फिर न फिश, माने सिल्वर मछली मत समझिएगा, ठीक है, सिल्वर मछली मत समझिएगा। जूनियर है, पाइन से है, जूनियर है, पाइन्स है, और वर्च है। क्या है? और बर्च है। ठीक है, इतना समझ में आया तो कहेंगे जी सर इतना समझ आया, तो इतने ना समझे एक बारे। लिखिएगा, पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति तापमान, तापमान में कमी और ऊंचाई, ऊंचाई में वृद्धि, वृद्धि के साथ सही बात है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में जब ऊंचाई ज्यादा है तो वहां पे बर्फ और पड़ेगा, अगर इधर उधर है तो कम पड़ेगा। ठीक है, सामान्य रूप से खानाबदोश जनजातियां यहाँ रहती है। लिखिएगा, यहाँ पर, यहाँ पर खाना बदोश जनजातियां पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे जो होगा, खाना के तलाश में खानाबदोश जातियां रहती है। आर्द्र समशीतोष्ण वन जो होते हैं, जो क्या होते हैं, आर्द्र समशीतोष्ण वन के उदाहरण ओक और चेस्टन है। लिखिएगा, आर्द्र समशीतोष्ण वन के उदाहरण ओक और चेस्टन है। क्या है दोस्त? तो कहिएगा कि सर यह एक ओक है और यह क्या है दोस्त, यह चेस्टन है। ओक और क्या है, चेस्टन है। चलिए लिख लीजिएगा अगला हेडिंग। अगला हेडिंग, हम अब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, इस अध्याय को समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, नीचे जा रहे हैं, चलिएगा। अब है पर्वतीय वन, ये चित्र है, दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे पर्वतीय वन होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अगला है मैंग्रोव वन। आप जानते हैं कि मैंग्रोव जो वन पाए जाते हैं वो भारत में डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? भारत के जितने डेल्टाई क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन का डेल्टाई क्षेत्र माने कौन डेल्टा क्षेत्र? यानी कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कह दीजिए, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कह दीजिए, या गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा क्षेत्र कह दीजिए, या कृष्ण गोदावरी के द्वारा बनाया गया डेल्टा क्षेत्र कह दीजिएगा। ठीक है, घने मैंग्रोव वन में पौधों की जड़ें जल के नीचे डूब जाती है और यह हमारे आने वाले समुद्र में सुनामी से क्या करती है, बचाती है। अन्यथा अगर मैंग्रोव वन वहां नहीं रहता, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में नहीं रहता, वहां पे मैंग्रोव वन नहीं रहता, तो यकीन मानिए पश्चिम बंगाल अभी तक समुद्र में समा गया होता। ठीक है, चलिएगा, लिखिए। मैं घने जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो घने मैंग्रोव वन में पौधों की जड़ें जल के नीचे, लिखिएगा ये ये घने होते हैं और इनकी जड़ें और गहरी होती है और घनी होती है और पानी के नीचे तक धंसी रहती है। ठीक है, धंसी रहती है, क्या करती है, धंसी रहती है। लिखिएगा, यह अधिकतर डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। क्या होता है, यह जितने डेल्टा क्षेत्र है उसी में पाया जाता है। एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कहेगा कि इसमें पेड़ कौन कौन से होते हैं, तो सुंदरी होता है, ताड़ होता है, नारियल होता है। क्या होता है? एक सुंदरी होता है, एक नारियल होता है। सुंदरी, नारियल ये नहीं है, नारियल है, नारियल और ताड़ होता है। क्या होता है? ताड़। यानी कि इस यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं यही है। ठीक है, और के आर और आगार भी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण से जो जीव जो पाए जाते हैं, जंतु जो पाए जाते हैं, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुने होंगे, रॉयल बंगाल टाइगर सुने होंगे, कछुए सुने होंगे, रेतीले सांप सुने होंगे, तो लिखिएगा जीव।
या जंतु लिखे। जंतु में सबसे ज्यादा क्या होता है, एक जंतु का नाम आता है जिसका नाम है बंगाल टाइगर। क्या नाम है दोस्त, एक है बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। उसके बाद रेतीले सांप पाए जाते हैं, रेतीले सांप पाए जाते हैं। सांप हरे भाई, फो ना है, पो है। रेतीले सांप पाए जाते हैं, कछुआ पाया जाता है, कछुआ पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है जो कि आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। अगर मैं कहूं कि ये क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, किस क्षेत्र, ये कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं क्षेत्र, तो क्षेत्र में लिख लीजिएगा भैया, क्षेत्र में लिख लीजिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, ये पहला हो गया। दूसरा में लिखिए कृष्ण गोदावरी का, कृष्ण प्लस गोदावरी का, कृष्ण प्लस गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से दो लिख लेंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कावेरी में भी पाया जाता है, गोदावरी में भी पाया जाता है, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। इससे ज्यादा आपको सवाल नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे सवाल कभी ना पूछा है ना पूछेगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन की जड़ें देखो पूरा नीचे तक धंसी रहती है, पूरे घने रहते हैं। जब इसमें लहरें, समुद्र की लहरें जब आके टकराती है तो यह क्या हो, टकराने के बाद स्लो होते 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 सतह तक, माने किनारे तक पहुंचते पहुंचते उसकी चाल जीरो हो जाती है, जिससे कारण कटाव नहीं होता है। ना तो समुद्र तो काट के जानते हो क्या कर देता, अभी तक पश्चिम बंगाल को बंगाल की खाड़ी में मिला लिया होता। पश्चिम बंगाल कहाँ मिला लिया होता दोस्त, तो बंगाल के खाड़ी में मिला लिया होता है, एक बात याद रखना है, ठीक ना दोस्त। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो लिख लीजिएगा, ये कुछ नॉर्मल चीज है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि यहाँ लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत ना था, इसको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत ना था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। भारत में 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 से अधिक पशु प्रजातियां, 2,000 पक्षी प्रजातियां दुनिया की कुल आबादी का 13% और 2,500 मछली प्रजातियां दुनिया के भंडार का 12% के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये आंकड़ा बदल सकता है जनगणना के अनुसार, ठीक है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण पशु हाथी असम, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि रॉयल बंगाल टाइगर जो पाया जाता है मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल में, जंगली गाधा और ऊंट गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। कह रहे हैं कि भारत के अन्य महत्वपूर्ण पशुओं में भारतीय वाइसन, चाउन सिंगा, बारहसिंगा और हिरण की अन्य विभिन्न प्रजातियां शामिल होती है। नदी तटीय क्षेत्रों में कछुए, घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। भारत एक नेत्रहीन नदी डॉल्फिन है, जो भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलीय झील है डॉल्फिन, जिसका नाम सुसु का भी घर है। यानी कि भारत में जो गंगा नदी है वो डॉल्फिन और सुसु का क्या, माने सुसु उसका नाम होता है, गंगा नदी में पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। यानी कि सारे जीव जंतु, यहाँ तक कि मच्छर भी है ना, तो मच्छर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मच्छर नहीं होना चाहिए, मच्छर भी होना चाहिए, कीट सब कुछ होना चाहिए। गिर वन एशियाई शेर का एक आखिरी बचा हुआ क्षेत्र है। जो गिर वन जो गुजरात में है, लिख लीजिए गिर वन कहाँ है, तो गिर वन भैया गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, जो कि एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यह पहले मेडागास्कर का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता था, तो मेडागास्कर का भाग हुआ करता था, ठीक है दोस्त। कहेंगे जी सर, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण, आप जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण यानी कि वनों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण लाया गया था। इसी में वन्य जीव संरक्षण लाया गया था 1972 में, ठीक है। आप पर्यावरण कह देगा संरक्षण 1986 में। इसी के तर्ज पर यदि क्या बोलते हैं, इसी के तर्ज पे अगर मैं कह दूं आप लोगों से, तब मगरमच्छ हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, मगरमच्छ 1974 में, ठीक है। और गिद्ध संरक्षण 2006 में। यानी कुछ प्रजाति। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोभ और लालच में लोग क्या करते हैं, तो कोई दवा के लिए एक सिंग वाले गेंडा को मार देता है, तो कोई 100 के लिए हाथी का दांत काट देता है, तो कोई शेर का खाल उतार देता है। यानी कि यह खतरे में है। यानी कि किसके खतरे में है, तो लिखिएगा मानव के लालच ने वन्य जीव प्रजातियों को खतरों में
क्या किया है, डाल दिया है। खतरों में क्या किया है, डाल दिया है। एक बात याद रखना है, ठीक है, खतरों में डाल दिया है, ठीक है। इन्हीं को बचाने के लिए हमें क्या करते हैं, ये संरक्षण लाया गया, ठीक है। चलिएगा, कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं और कुछ विलुप्त होने वाले हैं। विलुप्त मैंने कह रहा है कि कुछ जीव तो या तो विलुप्त हो चुके हैं या कुछ जीव विलुप्त होने वाले हैं। अच्छा, गिद्ध आपको दिख रहा है, गिद्ध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, भारत ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए, विभिन्न प्रकार के कदम उठाए, ठीक है। यानी कि वन्य वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए देश में 14 जीव मंडल निश्चित क्षेत्र रहता है। 14 ना है, लिखिएगा, भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 14 लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन वर्तमान में 18 हो गया, तो इसको भी सुधार लीजिएगा, इसको भी क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है, लिखिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। लिखिएगा, जीव जंतु को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया था। 1972 में आया था, आया था, एक बात नोट करिएगा, 1972 में आया था, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा मिटाएंगे हम। चलिए, लिखिएगा, वन्य जीव को बचाने के लिए पहले बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था। दूसरा लाया गया था राइनो संरक्षण अधिनियम लाया गया था। तीसरा लिखिएगा, गिद्ध परियोजना लाया गया था, गिद्ध संरक्षण केंद्र लाया गया था। उसके बाद लिखिएगा, मगरमच्छ लाया गया था, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम लाया गया था। पांचवा में लिखिएगा, हाथी संरक्षण अधिनियम लाया गया था, हाथी संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है। हाथी संरक्षण के बाद और कोई लाया गया था, बाघ संरक्षण आया था 1973 में, लिखिएगा। राइनो नहीं जानते, लेकिन गिद्ध संरक्षण 2006 में लाया गया था। मगरमच्छ 1974 में लाया गया था। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में लाया गया था। ये आपके एनसीईआरटी में ना दी है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, एनसीईआरटी में दी ना है, लेकिन मैं लिखवाता हूँ। वर्तमान में भारत में मैं एक बात बता दूं कि भारत में 89, भारत में कितना, 89 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इससे बढ़ गया 105 हो गया है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और 490 वन्य जीव अभयारण्य है। अभी एनसीईआरटी मेंशन ना की है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि यह 105 हो गया है, 105 हो गया है, और यह 500 हो गया। कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अगर मैं कहूँ तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक बात याद रखना है, सबसे बड़ा कहूँ हेमिसाई है, सबसे छोटा कह सकता हूँ तो यही है, साउथ बटन में है, एक बात याद रखना है, ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पे कि 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र, मैंने भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, एक बात याद रखना है, ठीक ना। 18 में कौन है? सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ? देखिए मैं नाम बताऊंगा कौन कहाँ कहाँ है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं नाम बताऊंगा, लिख लीजिएगा। सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, नीलगिरी, तब तमिलनाडु मैंने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार निकोबार में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग या दिबांग असम में, डिब्रू सखोया असम में, अगस्त मलाई तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचनाकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, कच्छ गुजरात में, ठंडा रेगिस्तान राजस्थान, ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख में है, शेष अचलम नहीं पता है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ये देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य कौन कौन, जहाँ रेड रेड है तो ये है चंदका है, चंद्रप्रभा है, सरिस्का राजस्थान में है, कंबाल है, पोचेरम है, और क्या अटूनगरम है, ये क्या है? ये बांदीपुर है कर्नाटक वाला, और क्या है? मुद्दू मलाई केरल वाला है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे कौन है, नाम तो नहीं लिखा है लेकिन हमको लग रहा है कि कंचनजंगा है, सिक्किम सिक्किम वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी में और आपको देखिए कुछ एनसीईआरटी में औषधीय पादप है जो आपको पढ़ने देखने को मिलेगा, तो मैं पढ़ देता हूँ, एक बार देख लीजिए। मुझे कहाँ है, कोई याद कर रहा है क्या कि कोई गरिया रहा है? चलिए यहां से, सर्पगंधा क्या होता है? यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायसारी और मूत्र वर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह कंपाइजोम रोग में सहायता करता है, यानी कि इसका पाउडर जो होता है अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो उसमें निदान करेगा। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है, यह रक्तचाप के नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, कह रहा है इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है, इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। बबूल कह रहा है कि नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता होता है। तुलसी पादप क्या होता है? तुलसी क्या होती है? तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार क्या होता है? तो ये फोड़ा अल्सर एवं दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधों की जड़ और काली पाचन शक्ति में सहायता करती है। कह रहा है कि अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो, कौन से पौधे औषधीय के लिए प्रयोग होते हैं, आप लोग का काम है, आप लोग पहचान करिएगा। ठीक है, आप लोग काम है। ये समाप्त होता है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी बुक लाते हैं और लाइन बाय लाइन खींच के पढ़ाते हैं। उसके लिए मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए। यूं गया और यूं आया। हेलो, चलिए तो थ्योरी हम लोग लिख चुके हैं मेरे भाई, थ्योरी पूरा अच्छी तरीके से लिख चुके हैं। आज जो है एनसीईआरटी के बारे में पूरा खांच देते हैं, 1 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकदम लेट्स गो नहीं होता, मैंने पूरा फास्ट नहीं दौड़ना है, कछुए की तरह चलना है। लेकिन वहाँ जितना बातें मैं बताया हूँ, यहाँ भी कुछ बातें जो छूट गया मैं बता देता हूँ, खूब अच्छे समझ में आ जाएगी। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, वन्य प्राणी, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में हमें ये चैप्टर बताता है और पहली बार मैं लिखवा भी चुका हूं, बस इसमें खांचना रह गया है। क्या आपने कभी अपने स्कूल या घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां या घास या पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं? ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। कह रहे कि हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है दोस्त, चलिएगा।
47 विभिन्न जातीय पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। यानी भारत विश्व में 10वां और एशिया में चौथे स्थान पर आता है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधे पाए जाती है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। माने भारत में टोटल फूलों का विश्व के फूलों में भारत का परसेंटेज 6% है। पर इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, सहवाल बिना फूल के हो जाते हैं, एल्गी तथा कवक, फंजाई, कवक को फंजाई कहते हैं, सहवाल को एल्गी भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियां के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। माने कि यानी खारे पानी की मछली भी पाई जाती है और ताजे जल की मछली भी पाई जाती है। कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे क्या अक्षत या वनस्पति कहते हैं। अक्षत और वनस्पति कहा जाता है, एक बात याद रखना है, ठीक ना। अक्षत वनस्पति कहा जाता है, एक बात याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आते हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है, जैसे कि देश और विदेश में उगने वाले। ठीक है, कह रहे कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी भी, इस तरह थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, पर नीचे करना ही जिंदगी का एक लक्ष्य बन गया है, क्या करें हम। चलिए, प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य जीव प्राणियों इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होता है, जैसे कि धरातल के अनुसार जहां जंगल है वहां जीव जंतु ज्यादा पाए जाएंगे। अब कहेंगे कि बिहार में या पटना में जीव जंतु पाए जाएंगे, तो नहीं ना पाए जाएंगे कहां से पाए जाएंगे। भूभाग कह रहा कि भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधियों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि केवल ज्यादा वर्षा होता है तो वहां पे एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे ही बगीचा में जाएगा तो आम, महुआ, लीची, अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं, जो कि आप देख चुके हैं। में वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। माने जहां पे उबड़ खाबड़ जगह होते हैं, जहां पे वन ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, वहां पे ये जो प्राणी जगत है उनको बहुत अच्छा लगता है, वहीं पे रहना पसंद करते हैं। ये मृदा क्या होते हैं, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। सही बात है, कोई काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, ये सब मृदा है पाई जाती है ना। मारुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहां पे बहुत ज्यादा नदियों का पानी आता है उस क्षेत्र में पर्णपाती वन यानी कि जलोढ़ मृदा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है वहां पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जैसे कि चले जाइए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में, तो वहां पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु में तापमान पर निर्भर करता है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 9 से 15 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। यानी सिंपल बात है कि तापमान पर भी निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तालिका है जो आपको दिखाया गया है। कह रहा है कि सारणी 5 वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। वनस्पति खंड में उष्ण में कितना 24 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए। जनवरी में औसत तापमान 18 से लेकर टिप्पणी कोई पाला नहीं होता है। उपोष्ण में 17 से 24 सेंटीमीटर तक 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। पाला कभी कभी आता है। शीतोष्ण में 7 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 से लेकर -10 डिग्री सर कभी पाला कभी बर्फ आता है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर। अल्पाइन में 7 डिग्री से कम, -1 से कम और बर्फ यहाँ पर गिरने लगता है, जो कि लद्दाख वाला क्षेत्र में होता है। ठीक है, लद्दाख वाला क्षेत्र में होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए अब कह रहा है सूर्य। कह रहा है सूर्य का प्रकाश।
कह रहा किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अंशांश समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जून जुलाई के मौसम में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ज्ञात कीजिए कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों पाई जाती है। ये तो वहां पे रहने वाले लोग बहुत अच्छे से बताएंगे, या आप भी बहुत बढ़िया से अगर ज्ञात करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वर्षा मैंने वर्षा की बात करें, वर्षा कह रहे कि भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। माने लौटते मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। सही बात है, जहां सबसे ज्यादा बरसात होगा वहां पे घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, तराई वाला प्रदेश, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य। कह रहे कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वन क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? हम तो सोचले बानी, हमको लकड़ी देला, खाना देला, दवाई देला, जड़ी बूटी देला। वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटन को आकर्षित करते हैं। सही बात है भाई, देखिए जहाँ पेड़ पौधे हरियाली रहती है, अच्छा हम लोग पार्क में क्यों घूमने जाते हैं? ताकि वहाँ पे हरियाली होती है। क्या होती है? हरियाली होती है। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। इसमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं। शहरीकरण क्या है? परियोजनाएं है। एक बात याद रखना है, शहरीकरण क्या है? परियोजनाएं है। ठीक है दोस्त, चलेगा। और क्या है? कह रहा है कि और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। परियोजना कार्य, अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौधा लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मारुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति हैं। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, या फिर बिल्कुल ही निम्न कोटि की हो गई है। परियोजना कार्य, ये परियोजना कार्य आपके हैं, आप परियोजना करते रहिएगा। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल भारत के क्षेत्रफल का 21.03%, लेकिन 33% चाहिए। यानी कि भारत आज भी क्या करता है? भारत में आज भी वन आच्छादित क्षेत्रों की संख्या कम है। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। मैंने वनस्पतियों के प्रकार के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि पर्णपाती हो जाएगी, उष्ण हो जाएगी, शीतोष्ण हो जाएगी, उसी तरीका के पाई जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा कहाँ वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तब प्रतिशत में सबसे ज्यादा देखेंगे तो यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम या राज्य केंद्र शासित पर सबसे ज्यादा मिजोरम में देख लीजिएगा। और सबसे कम अगर देखिएगा तो सबसे कम आ जाएगा पंजाब। बस यही दो चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा और सबसे कम, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, कौन कौन से पाई जाती हैं भैया उसके बारे में देखना है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीली तथा वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इतना ही वन हमारे भारत में पाए जाते हैं। अभी ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है मित्रों? तो इन्हीं के बारे में हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, यहां से है। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा। सदाबहार वन का मतलब होता है जहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियां चौड़ी होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होता है और वो पत्तियां हमेशा वाष्प के रूप में पानी को उत्सर्जित करती है। वही वाष्प जाके ऊपर जाके बादल के रूप में फिर बूंद बूंद बन के तरस जाता है।
ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्र में भली भांति विकसित होती है जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट और ये कुछ घाट और ये असम वाले क्षेत्र में होता है। अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां एवं लताएं उगती है और वनों में इनकी विभिन्नताएं ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। कह रहे कि ये जो वन है ना, साल भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। एक बात याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, कह रहा इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष अबनुस, एबोनी माने महोगनी, रोजवुड, रबड़ और चिनकोना माने इस क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के यह कुछ मुख्य वन है जो कि आपको पहले लिखवा चुके हैं, अब लिखने की जरूरत ना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। एक सींग वाले गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। एक सींग वाले गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है, नहीं बताया हूँ तो लिख लीजिएगा कि एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। ये जहां जहां इस तरीके के क्षेत्र मिलते हैं वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कुछ तमिलनाडु वाला क्षेत्र होता है और उसके बाद ये वाला देखिएगा ये पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक है। पूरा क्या है, क्षेत्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पर्वतीय वन है और मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कंटीली वन है। जहां जहां पाया जाता है यह चित्र में आप सब देख सकते हैं। मैंग्रोव वन केवल यहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन केवल वहां पाया जाता है, ठीक ना। चलिएगा, और उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियां जो पाई जाती है ये राजस्थान वाले एरिया में पाया जाएगा। ये कहने की क्या बात है, ये तो दूसरा बार दिखा रहे हैं ना। चलिए अब देखिए, इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी जैसे चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अब दूसरा क्या है, अब दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए नदियों किनारे अधिकतर पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्र में विस्तृत है जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह उत्तर भारत में होती है, सिंपल बात है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हम लोग भी देखते हैं जैसे बसंत ऋतु पतंगा उतंगा ना उड़ाते हैं, जैसे गेहूं में साग खोटा जाता है, उसी क्षेत्र उसी समय को आ रहा है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी वहां पे नम पर्णपाती वन पाया जाएगा, ठीक है, तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों एवं हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों जैसे झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्या है ये पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जहां जहां पाए जाते हैं लिख ही दिए हैं, तब क्या फिर से इसको लिखाना है। चलिएगा, कुछ प्रमुख वन है। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, बहुत महंगा मिलता है। बांस, साल, शीशम, चंदन और अवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा नीम, पीपल, आम के वृक्ष उगते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचरण भी होता है। यानी कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पेड़ पौधा है काट के ओकरा के हम अपना अनुसार बदल दिले बानी, ठीक नु। कह रहा इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियां, कह रहा है कि जो कंटीले वन है और झाड़ियां हैं उसके बारे में देखा जाएगा। कह रहा है कि जिन क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के
अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, माने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहा है कि आकाशिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नांगफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। नांगफनी का कांट ऐसा होता है कि अगर गड़ जाएगा तो उसको निकालिएगा तो वह अंदर धंसता जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। क्या होती है? ठीक है, कह रहा है कि इनकी जड़ें लंबी और तलाश में चारों ओर फैली रहती है। पत्तियां प्राय छोटी होती है जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं जो कि हमारे राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चित्र आपको दिखाएं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। किन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, जो पर्वत पर उगते हैं उसे पर्वतीय वन कहते हैं। जो पर्वत पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पर्वतीय वन कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ते वाले ओक तथा चेस्टन जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फार, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर, फार, जूनिपर, पाइन एवं इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। यानी कि कह रहा है कि जैसे जैसे बर्फ के तरफ हम लोग पहुंचेंगे, माने हिमालय की तरफ पहुंचेंगे बाबू, हिमालय की तरफ पहुंचेंगे, यानी सिंपल बात है, उत्तरी दिशा में पहुंचेंगे, अपने उत्तरी ओर पहुंचेंगे तो वहां पर इनका आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अंततः झाड़ियां विलीन हो जाती है। इनका उपयोग गुजर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जाते, गुजर और बकरवाल जो जातियां होते घूम घूम के भेड़ बकरियों को चराया करते थे। पशु चरण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग होता है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंहा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आई ब्लैक्स, कहीं कहीं लाल पंडा घने वालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। सिंपल बात है उस क्षेत्र में। इसी में एक जम्मू कश्मीर में एक भेड़ पाई जाती है, जिसके बकरी पाई जाती है, उसके बाल से बनाया जाता है स्वेटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पश्मीना शाल। बड़ा गर्मी देती है हो। इस बार माता जी के लिए किनेंगे पश्मीना शाल, दिमाग में बात है। मैग्रोवन, कह रहा है कि मैग्रोवन करिया वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू, मिट्टी और ज्वार भाटा आते हैं। तो ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? तो जान लीजिए कि केवल भारत के तटीय रेखों में आते हैं। इसीलिए इसका जड़ पूरा लंबा रहता है ताकि आने वाली लहरों को रोक लेता है और मिट्टी को कटने से बचा देता है। ठीक है, न तेरा पश्चिम बंगाल थोड़े रही तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। घने मैग्रो एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा एवं एगार वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। कह रहा है कि इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। कह रहा है इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। कई प्रकार के सांप भी क्या मिलते हैं? इस जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है कि वन्य प्राणी क्या है? वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा 90,000 से भी लगभग प्रजातियां मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक जो जातियां हैं
ये औषधि पाता माने कौन कौन से औषधि से कौन कौन जड़ी बूटियां पाए जाते हैं, ये मेरे लिए ना है, ये आपके लिए कि सर्पगंधा क्या होता है, जामुन क्या होता है, अर्जुन से क्या होता है, बबूल से क्या होता है, और नीम से क्या होता है, तुलसी पदप से क्या होता है, कचनार से क्या होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हम धीरे कर देते हैं, ये आपके पढ़ने के लिए दिया है, मेरे पढ़ने के लिए नहीं दिया, ठीक है। चलिए, 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, यह कुल विश्व का 13% है। यह मछलियों की 2546 प्रजातियां है, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के पूरा मछली का 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ कहेंगे तो भारत में जो कहीं नहीं मिलता है वो भारत में मिलता है, सिंपल बात है, ठीक है। जो कहीं नहीं मिलता है वो भारत में मिलता है, बस इतना बात जान लीजिएगा, ठीक है। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाथी जानते हैं, हाथी हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में लाया गया था। आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो कौन है, तो कहेगा हाथी है, हाथी मेरा साथी, ठीक है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडा अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मारुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियां वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या यहाँ पे बंदर की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है? कार्य हम लोग बंदरे से न जन्मे हैं हो, ठीक है। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कई जगह पर है, लेकिन एशियाई शेर का कह देगा, अफ्रीकन शेर कहता है, अफ्रीकन शेर कहता है तो वो मिलता है वहां क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, ठीक है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था, एक बात याद रखना है, ठीक ना। उसी समय बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1973 में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा वन्य जीव वन्य प्राणी अभ्यारण्य कह रहा है, मैंने कह रहा है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है और नेशनल पार्क है। तो देख लीजिएगा भारत में कहाँ कहाँ है। थोड़ा सा मैं ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर से लेकर मैं नीचे तक दिखा, सरिस्का आपको दिख रहा होगा, सरिस्का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके चंद्रप्रभा दिख रहा होगा, उसके बाद चंद्रका दिख, सिमलीपाल दिख रहा है, कान्हा दिख रहा है, ठीक है। ये सब इस तरीके से दिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, आराम आराम से देख लेना, ठीक है। सबके बारे में यहाँ लिखा गया है। कह रहा है गुजरात में गिर जंगल है, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंडे में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक, मान घोड़ा की एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, घोड़ा की प्रजाति है, याक, ठीक है। याक कहाँ है, याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती 12 सिंगा भारल माने नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग इस क्षेत्र में क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा। तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियां, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल कहाँ पाया जाता है, तो घड़ियाल विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, ठीक है। चलिएगा, कह रहे कि भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्र में रहती हैं। कह रहे कि हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। कह रहे कि दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में भी मदद करते हैं। क्या है, यातायात के साधन में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक बात याद रखना है, इससे मानसून सब मिलता है। ये परियोजना के कार्य जो होता है, आप लोग पढ़िएगा एक बार, परियोजना कार्य में
संलिप्त, ठीक है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी वो पक्षी होते हैं जो दूसरे देश से हमारे भारत में आते हैं, उसे प्रवासी पक्षी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे पक्षी होते हैं जो आते हैं, एक बार यहाँ से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं इसको लिखवा भी चुका हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। कह रहा है कि अंडे भी प्राप्त होते हैं, मछली से पौष्टिक आहार मिलता है, बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, यानी कि जितने हैं मच्छर उच्छर जो भी कुछ है सबको रहना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। कह रहा है कि लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं, 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है, काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनिष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। कह रहा है कि रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को बेकार करने में इंसानों की बढ़ती आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता इस प्रकार बढ़ी है, आप खुद देख सकते हैं, इस प्रकार बढ़ी है कि हम लोग खेतों में खेत को बनाने के लिए, रहने के लिए, बनाने के लिए पूरे जंगल का कटाई कर देते हैं। किसी कटाई करते हैं? पूरे जंगल का कटाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे कि अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय मन आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 18वां कहेगा था वो है पन्ना, 18वां कहेगा था पन्ना, हाँ पन्ना है। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मनार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और रचनाकमार जो कि छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है, यानी कि यह भारत के जो 10 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसका नाम विश्व में 1 नंबर पे आता है, ठीक है। चलिएगा, ऊपर है नहीं है, ऊपर नहीं है तो यहाँ से है, ठीक है। चलिएगा, 18 जीव मंडल जो क्षेत्र हैं, 18 जीव मंडल, इसको पढ़ा देंगे, लिखवा तो दिए फिर पढ़ा दे, ठीक है। सुंदरवन है, मनार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी नोकरेक मेघालय में है, ग्रेट निकोबार, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है, डिब्रूगढ़ सखोया असम में है, अगस्त मलाई तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचनाकमार छत्तीसगढ़ में है, कच्छ गुजरात में, ठंडा रेगिस्तान में, शेष अचल और पन्ना। 18वां क्या है? 18वां पन्ना है जो कि मध्य प्रदेश में है। यही बता रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे कि सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। तो 1992 में हाथी संरक्षण आया था, शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयावन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। क्या है? अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ क्या कह रहा है कि टुंड्रा है कि मैग्रोव है कि हिमालय है कि उष्णकटिबंधीय है? एक बात बताओ, रबड़ के जो फेन है टुंड्रा में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। लेकिन यह नीचे जो होता है हिमालय पाया जाएगा? नहीं। लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षावन में तो पाया जाता है। ये कह रहा है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? क्या 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 50 से कम? सिनकोना का जो पेड़ पौधा होता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। यह 70 से 100, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, याद रखिएगा। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? क्या मानस है कि नीलगिरी है कि मनार की खाड़ी है कि नंदा देवी? क्या कह रहा है? भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए? लिया तो सब गया भाई, लिया तो सब गया है, इसमें लिया तो सब गया है, मानस भी लिया गया, लेकिन विश्व में कहेगा तो नीलगिरी को ले लीजिएगा। क्या? नीलगिरी को ले लीजिएगा, ठीक है, नीलगिरी को, ठीक है। लिया तो सबको गया है। चलिए इस आंसर को थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, इसको सिनकोना वाला, ठीक है। चलिए दोस्त,
तो तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे आपका अपना परिवार आर्थ एजुकेशन परिवार। उस परिवार का छोटा सा मैं हिस्सा एक मुकेश कुमार हूँ। पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपको और आपके पूरे परिवार को। ठीक है दोस्त, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है, परिवार को देख रेख के चलिएगा। ठीक है दोस्त, बाय बाय।